चुनावी राजनीति और चुनावी राजनीति में जाति की अहमियत और जाति का जिक्र इस बार करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो जाति जनगणना वाला मुद्दा ये सभी चुनावी राज्य है और यहां पर कांग्रेस की तरफ से बार बार वादा और दावा यही किया जा रहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो फिर जातिगत जनगणना करवाएंगे। हमारे साथ यहां पर जो मेहमान मौजूद है, मैं पहले बीआरएस के मेहमान का रुख करूंगी, रशीद शरीफ साहब। सर, आप लोग ये दावा करते हैं कि आपकी योजनाएं जबरदस्त थी, आप लोग ये दावा करते हैं कि ये हार आपके लिए शॉकिंग है, अनएक्सपेक्टेड है, तो ऐसे में क्या माना जाए? जो कांग्रेस ने जाति जनगणना वाली बात की है, क्या वो यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में काम कर गई? बिल्कुल कर गई मैडम, ये बिल्कुल। मैं तो ये बताऊंगा, यहाँ पे जितने यकीन मानिए हम इतने कंफर्टेबल थे कि 100% हमारी गवर्नमेंट आ रही, इतने स्कीमात यहाँ के पब्लिक के लिए, दलितों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, एकदम ये इस तरीके से रिजल्ट आने से है सो वाकई पूरा तेलंगाना जीते बीआरएस के लिए। आप लोगों को ये एहसास नहीं हुआ कि आप लोग एक कदम आगे बढ़ा लें? आप लोगों ने जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई? वो तो गलती हो गई मैडम, वो तो मैं सोच सकता हूँ कि बिल्कुल गलती हो गई कि अगर ये कराते तो शायद रिजल्ट अलग होता। ये बड़ा बयान है जो बीआरएस के नेता की तरफ से आ रहा है। मतलब जातिगत जनगणना ये एक ऐसा मुद्दा है जो चुनावी राजनीति में डिविडेंड देगा। जाति जनगणना की अगर हम बात करेंगे तो मोदी साहब जब आए थे, आखिरी जलसा जो करे थे परेड ग्राउंड में, उसमें उन्होंने मादिगा तबके के लोगों को, जो एससी तबके के लोग हैं, उनके लिए खास तौर पे एक ये प्रोग्राम किया था। तो उसी से मालूम हो रहा कि जो जाति जनगणना की जो बात करें आप, या कास्ट सेंसस की जो बात है, कांग्रेस की तरफ से जब ये उठाई गई तो उन्हें कहीं ये ऐसा लगा कि कांग्रेस को जो वोट जाने वाला है वो इसी मुद्दे पर, हाँ, कास्ट सेंसस पे अगर कोई वोट जाता है तो उसको डिवाइड करने के लिए यह आखिरी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर की हुई थी, वो मादिगा, कृष्णा मादिगा यहाँ के एक लीडर है, उनको साथ लेकर ही की गई थी। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कास्ट सेंसस जिसकी मुखालिफत बीजेपी कर रही है, या बीजेपी रिजर्वेशन की जो मुखालिफत कर रही है, अगर कास्ट सेंसस ये अगर नेक्स्ट 2024 के इलेक्शन में एक बड़ा विषय बनता है, मुद्दा बनता है, तो फिर उसका खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। नहीं, लेकिन बीजेपी को भुगतना पड़ेगा इसका खमियाजा, आप ये कह रहे हैं अगर ये मुद्दा बनता है। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे का फायदा यहाँ तेलंगाना में तो उठा पाई, जहां पर कांग्रेस के सामने बीआरएस थी जो एक क्षेत्रीय ताकत है। लेकिन यही मुद्दा आपका राजस्थान में भी था, यही मुद्दा मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, वहां बीजेपी के सामने तो ये मुद्दा नहीं चला। देखिए, इसके पीछे एक बड़ा साफ तरीके से जो राहुल गांधी जी ने हमेशा कहा है कि जितनी जिसकी जनसंख्या उतनी उसकी भागीदारी, देश की रिसोर्सेज पर जितनी जिसकी जनसंख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है, इसको हम आगे भी लेके चलेंगे, इसको हम आज भी लेकर चल रहे हैं और ये सही है, ये होना चाहिए। जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर कांग्रेस जो है वो 24 तक इसी तरीके से नैरेटिव बिल्ड करेगी और इसका असर यहाँ तेलंगाना में क्या पड़ेगा? क्योंकि तेलंगाना पिछली बार हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी उसको 19 विधानसभा सीटें मिली थी और लोकसभा की उसने निकाल ली थी 3 सीटें, और इस बार जब मामला जो है वो 65 पर पहुंच गया है, 64 अपने दम पर और एक साथी के दम पर। तो फिर मतलब लोकसभा में खतरे की घंटी किसके लिए? बीआरएस, जिसके पास सबसे ज्यादा सांसद है 9। अब इलेक्शन अभी हुआ और 5-6 महीने में सेंट्रल इलेक्शन आने वाला है। आप कहाँ भी हो, यहाँ ही नहीं, वो स्टेट गवर्नमेंट का इफेक्ट आते सो पार्लियामेंट इलेक्शन में जरूर रहेगा। पब्लिक जो रूलिंग पार्टी है उनके तरफ ही जाएंगे, वो बहुत नुकसान बीआरएस को भी होगा, बीजेपी। तेलंगाना के अंदर अगर मैं कास्ट पॉलिटिक्स की बात करूं, तेलंगाना में जो अलग अलग जातियां हैं उनकी गोलबंदी किस तरीके से होती है? 100% जो भरोसा कांग्रेस पार्टी दे रहा है यहाँ पर। आज रूरल में भी उतने वोटिंग बढ़ने के लिए और रूलिंग में आने के लिए, उतने सीट्स आने के लिए सिर्फ कास्ट वोटिंग क्रॉस हुए कांग्रेस के लिए, और बीजेपी उसको ओन करने के लिए इससे पहले अपन समझे थे डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर आकर एबीसीडी कर दूंगा मैं एससी रिजर्वेशन में बोल के मादिगा को पूरा एक मीटिंग लगा के मादिगा कम्युनिटी से मीटिंग लगा है। वैसे ही कांग्रेस जो माइनॉरिटीज के लिए भरोसा दे रही और अदर के भरोसा दे रही, डेफिनेटली कांग्रेस को भी फायदा होगा। बीजेपी ये तो मतलब दोनों जो राष्ट्रीय दल हैं वो ये जातिगत जनगणना और जिस तरीके से वो एससी समुदाय, मादिगा, उनके रिजर्वेशन की बीजेपी की तरफ से बात की जाती है, तो इसका खमियाजा फिर लोकसभा में तो और बुरी तरीके से बीआरएस को झेलना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं मैडम, अभी जैसा कि मोदी साहब आए थे 4% रिजर्वेशन खत्म कर दूंगा जो माइनॉरिटी का, मुस्लिम्स का है, इस तरीके की ये लोगों की बातें जो है ना, तो पब्लिक परेशान है, लोगों से बिल्कुल परेशान है कि बात करेंगे तो बस खाली माइनॉरिटी मुस्लिम के खिलाफ बात करेंगे लोग।
आज यहाँ पे हमारे टीआरएस सबको लेके चल रही। मैं रेवंत जी से भी बात करूँ, अगर सीएम बनते हैं जिसका जितना हक है उतना उनका हक पहुंचा दीजिए। नहीं, लेकिन आप ये बात करते हैं कि साहब वो माइनॉरिटीज के रिजर्वेशन को खत्म करने की बात करते हैं। भाई धर्म के आधार पर तो रिजर्वेशन का कोई वो है ही नहीं ना निजाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और सेकेंडली बात ये कि जब आप लोग इस तरीके की बातें करते हैं तो फिर बीजेपी और घेरती है, कहती है ये तुष्टीकरण की राजनीति है और इसी को वो ईवल सबसे बड़ा दुश्मन देश के विकास में बताते हैं। बिल्कुल मैडम, हम ये नहीं बता रहे हैं कि मुस्लिम के लिए रिजर्वेशन चाहिए। हमारी मुस्लिम जो यहाँ का तबका है पसमानदा है, बिल्कुल हर सचार कमेटी रिपोर्ट जितने भी रिपोर्ट देखिए आप मुस्लिम के यहाँ पे बिल्कुल पसमानदा होने की वजह से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जरा इनको उठाओ, चाहे वो टीआरएस में हो चाहे ये कांग्रेस आई हो, उनको भी रिक्वेस्ट है कि भाई जितना भी है सो अगर मुस्लिम का हिस्सा बनता है तो ये मत देखो कि मुसलमान रिजर्वेशन पूछ रहा। तो कांग्रेस अब सत्ता में आई है, आपको क्या लगता है क्या कांग्रेस माइनॉरिटीज के रिजर्वेशन के लिए खतरा बनेगी इनकी सरकार? अगर खतरा बनी तो आने वाले इलेक्शन में उनके लिए खतरा हो जाएगा। अच्छा, इतना बड़ा चैलेंज, मतलब अगले 24 इलेक्शन में आपके लिए खतरा हो जाएगा अगर आपने हाथ डाला। ये क्या है? इस तरीके के बयानों के बाद ही फिर बीजेपी लपकती है ना उन बयानों पर, कहती है तुष्टीकरण की राजनीति है, ध्रुवीकरण की राजनीति है। देखिए रोमाना जी, पूरे देश में अगर भारत जोड़ो यात्रा निकली तो वो सबको साथ ले जाने के लिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक एक व्यक्ति को साथ रखने के लिए निकली। वो किसी एक जातिगत, एक व्यक्ति, एक जात, एक समाज, किसी के लिए नहीं निकली, सबके लिए निकली। और दूसरी बात, हमने साफ तौर पर कहा जिसकी जितनी भागीदारी, जितनी जिसकी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। हम ये कह रहे हैं, हम ना किसी जात को कह रहे हैं, ना हम किसी धर्म को कह रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं कि भाई जिसका जितनी जनसंख्या है उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये साफ है। लेकिन जिस तरीके का स्ट्राइक रेट बीजेपी का रहा है यहाँ विधानसभा चुनाव में, और अगर मैं इसकी तुलना पिछली बार 2018 से करूं तो 2018 में बीजेपी का एक विधायक चुनकर आया था और 2019 लोकसभा में बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी। अब इस बार बीजेपी के 8 विधायक जीत कर आए हैं और अगर स्ट्राइक रेट ऐसा ही रहता है तो फिर तो मामला, मतलब लोकसभा में सीधे सीधे तेलंगाना से बीजेपी गेन करेगी। तेलंगाना में से बीजेपी गेन कर सकती है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। क्यों? 2024 तेलंगाना जहां से कुल 17 लोकसभा सीटें आती हैं, यहां बीजेपी गेन कर सकती है। ये एक्सपर्ट हैं, उनकी ये राय है, गौर कीजिए इस राय पर। जी क्यों बीजेपी गेन कर सकती है? वोट शेयर। पार्लियामेंट इलेक्शन में बीजेपी का जीतना मुश्किल है, इसलिए कि अगर देखा गया तो निजामाबाद और आदिलाबाद में जहां पे बीजेपी जीती है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट में ही 7 सीट बीजेपी जीती और वहां पे हर वक्त हिंदू मुस्लिम। ऐसा है कि जर्नलिज्म में अगर आप देखेंगे तो जिस तरह पुलिस को पंचिंग बैग की तरह यूज किया जाता है आपकी टीआरपी बोलिए या सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, उसी तरह बीजेपी मुसलमानों को एक पंचिंग बैग बना के। अब आप सर देखिए, बीजेपी का यहाँ कोई नेता तो है नहीं। अब आप इस तरीके की अगर बात करेंगे तो फिर मुझे बीच में आना पड़ेगा। आप कहते हैं कि साहब मुसलमानों को बीजेपी पंचिंग बैग बनाती है, जबकि हकीकत ये कि बीजेपी कौन सी ऐसी योजना चलाती है जिसपे मुसलमानों को किनारे रखा जाता है या फिर मुसलमानों को किसी तरह का नुकसान दिया जाता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और खासतौर से समाज में जो सबसे कमजोर तबका है उसकी भलाई के लिए सरकार काम करती है। ये सब बकवास। ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन देश की जनता तो इससे बिल्कुल उलट नतीजा दे रही है ना। आप देखिए उत्तर भारत में किस तरीके से आंधी बीजेपी की चल रही है। देखिए, डिवीजन ऑफ वोट में जीतना अलग बात है, लेकिन अगर ये देखेंगे तो ये सिर्फ नारे हैं। 15 लाख रुपए मिले क्या आपको? 15 लाख रुपए नहीं मिले आपको। तो बीजेपी खुद कहती है जुमला थी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या 24 के लिए सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस का कास्ट, जो जातिगत जनगणना है, वही होने वाला है, कास्ट सेंसस? देखिए रोमाना जी, जो आपने कहा बीजेपी की आंधी, तो पिछली बार ये तीनों राज्य कांग्रेस के पास आए थे, तब बहुत ही कम, मुझे नहीं लगता कोई देश का ऐसा चैनल होगा जिसने ये कहा होगा कि कांग्रेस की आंधी चल रही है, क्योंकि बीजेपी सेंटर में थी। किसी ने नहीं कहा, लेकिन उस समय हमारी तीनों राज्यों में सरकार आई थी। अब मतलब 24 के लिए क्या उम्मीद कर रही है, जल्दी बताइए। जनता के मुद्दे 24 के लिए हमारे मुद्दे होंगे। हम जनता की बात करें, मतलब हार ने डिमोरलाइज नहीं किया है। हम युवा की बात करेंगे, हम महिलाओं की बात करेंगे, हम हर उस वर्ग की बात करेंगे आज जहां जो परेशान है। देश में बहुत बड़े अहम मुद्दे और राज्यों के चुनाव। ये तो जबरदस्त फाइटिंग स्पिरिट दिखाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मंच पर मौजूद सभी खास मेहमानों का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन,
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।